Hello students, in the last lecture we have already discussed displacement and double displacement reactions. Now some of the students asked me to give more examples on displacement reactions. ठीक है, तो displacement reaction की definition हमने क्या पढ़ी? Displacement reaction is sometimes referred as monodisplacement reaction. So in monodisplacement reaction what happens? A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने क्या लिखा कि एक मेटल होगा A और एक मेटल सॉल्ट होगा. A एंड B मेटल है और X नेगेटिव रेडिकल है. तो मेटल और नेगेटिव आयन कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट. उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट. मेटल कभी भी एक नेगेटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट से कंबाइन हो जाए तो उससे क्या बन जाता है? सॉल्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. सो अगर A ज्यादा रिएक्टिव है तो वो B को यहां से हटा देगा. B को हटा देगा तो A खुद इधर आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? AX प्लस B. ठीक है, AX प्लस B. अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें और तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है. मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए. तो रिएक्टिविटी सीरीज अब आपको कभी भी भूलनी नहीं है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज. सो यू ऑलरेडी नो कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि Cu प्लस FeSO4 तो यहां पे क्या रिएक्शन होगा? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहां पे कौन से दो मेटल है. जो मेटल फ्री स्टेट में है, मतलब किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, वो मेटल सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, वरना नहीं होगा. तो यहां पे फ्री स्टेट में कौन सा मेटल है? कॉपर. और सॉल्ट में कौन सा मेटल है? आयरन है. तो अगर कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. सो यू कैन सी हियर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. हमने जो सीरीज देखी उसमें कॉपर तो बहुत बाद में आता है. ठीक है, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग मतलब आयरन 10 लेड हाइड्रोजन देन कॉपर. ठीक है, तो कॉपर बहुत बाद में आता है, मींस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. तो यहां पे क्या होगा? नो रिएक्शन. कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. ठीक है, अगर Zn प्लस CuCl2 होता. अब जिंक का चेक करते हैं. तो जिंक क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा. आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा. तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस Cu अलग हो जाएगा. ओके, तो यहां पे आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ बिकॉज दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द मेटेलिक सॉल्ट. ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हो. सपोज हम लेते हैं Mg प्लस AlOH होल थ्राइस. ठीक है, तो क्या बनेगा? द मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम. सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. जो पहले आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. ठीक है, जो मेटल फ्री स्टेट में है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो वो इसको यहां से हटा देगा. अब Mg और OH से तो क्या बॉन्ड बनेगा? Mg का +2, OH का -1. सो MgOH होल ट्वाइस बनेगा और एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा. अब इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ पे 3OH है, यहाँ पे 2OH है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. यहाँ पे Mg3 हो गए तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा. 3 2 3 2. ओके, सो दिस इज बैलेंस. तो ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव था. अगर इसका उल्टा होता, अगर एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम प्लस MgOH होल ट्वाइस, यहां पे आगे रिएक्शन होता. हमें कौन सा मेटल देखना है? जो फ्री स्टेट में है. तो फ्री स्टेट में यहां पे मेटल है एल्यूमिनियम. क्लियर? तो एल्यूमिनियम
is less reactive than magnesium, so no reaction will occur. Clear? यहां पे आंसर क्या आएगा? No reaction. I hope this is clear now. अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की. डबल डिस्प्लेसमेंट में आपकी बुक से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. हाँ, पहले हमने सोडियम सल्फेट का देखा था. सो डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको डिफरेंसेस में लिखवाया था प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट क्या होता है वो देखते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था. चलो हम एग्जांपल ही लेते हैं पहले. सो वी आर टेकिंग सोडियम सल्फेट Na2SO4. आपके बुक में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल है. तो अगर आप लेबोरेटरी में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अगर आप लेबोरेटरी में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करोगे टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा? व्हाइट कलर के सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फॉर्म होंगे. सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. ये दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, बट जैसे रिएक्ट करेंगे सॉलिड पार्टिकल्स व्हाइट कलर के इसमें फॉर्म होंगे. तो ये जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते वो, ठीक है, दोज आर नॉट सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं. तो ये आपको टेस्ट ट्यूब में अलग से व्हाइट व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दिखने लगेंगे. तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट उनका कलर होता है. तो ये जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जैसे ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे यहां पे पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएंगे व्हाइट कलर के. और ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट. क्या बोलते हैं? ये सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बोलते हैं प्रेसिपिटेट. और क्या रिलीज होगा यहां पे? NaCl2. क्लियर? ड्यूरिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन solid insoluble particles are formed, and which results means this solid insoluble particles are known as precipitate, and the reaction is known as precipitation reaction. अब आपको दो रिएक्शन के प्रेसिपिटेट्स का कलर याद रखना है क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी में है. दूसरा आपको कल कौन सा बताया था मैंने? लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. PbNO3 twice plus it will form KNO3 plus PbI2. तो यहां पे जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं वो येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं लेड के. तो ये दोनों रिएक्शन में आपको कलर याद रखना है. यहां पे कौन से कलर के बनेंगे? व्हाइट. और यहां पे कौन से कलर के बनते हैं? येलो. ये आपको लैब्स में एक्सपेरिमेंट कराएंगे आपके स्कूल जब भी ओपन होंगे तब. सो आपको कलर इन दोनों के याद रखने हैं. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं. व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स? दे आर सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, और इसीलिए उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. प्रेसिपिटेट का मतलब समझ आ गया? दो केमिकल्स को आप मिक्स करोगे तो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, वो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे. इस रिएक्शन में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं और इस रिएक्शन में येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं. सो भूलना नहीं है कलर, एग्जाम में कलर्स भी पूछे जाते हैं. यही दो रिएक्शन के पूछे जाते हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन द सिलेबस यू आर हैविंग ओनली दीज टू रिएक्शंस. ठीक है, सो पहले आप ये व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट डाउन वन हेडिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, लीव 2-3 लाइंस एंड देन राइट दीज रिएक्शंस. वो 2-3 लाइंस में मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं उसकी. क्लियर? क्या करना है आपको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हेडिंग लिखो, लीव 2-3 लाइंस एंड देन राइट दीज इक्वेशंस
मैं वो 2-3 लाइन्स में आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। Okay, pause the video here and write this. Okay. See. Sometimes during a chemical reaction, solid insoluble particles are formed due to exchange of ions. These insoluble particles are known as precipitate and the reaction is termed as precipitation reaction. Okay. Sometimes during a chemical reaction, means in double displacement reaction, exchange of ions takes place, and due to this, solid insoluble particles are formed. Those solid insoluble particles are known as precipitates, and the reaction is termed as precipitation reaction. क्या बोलेंगे? Precipitation reaction. Write this. चलो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर रिमेनिंग। हमने देखो स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, पहले हमने बेस्ड ऑन टेम्परेचर पढ़ा, एक्सोथर्मिक पढ़ा, एंडोथर्मिक पढ़ा, देन वी स्टडीड कॉम्बिनेशन, देन डीकंपोजिशन. In decomposition, we studied 3 types: thermal, photolytic, electrolytic. Then we studied displacement, which is also known as monodisplacement. Then we studied double displacement. Then we studied the difference between these two. Then we studied precipitation reaction today. Okay. Then we studied precipitation reaction today. And now we are going to study the last 2 types of reactions, which is oxidation and reduction reaction. Now oxidation and reduction, ये जो रिएक्शंस है ये समझने में मतलब आप इसको 3 वेज से डिफाइन कर सकते हो. देयर आर 3 वेज ऑफ डिफाइनिंग दीज रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर एकदम जनरल वे में बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब C प्लस O2 गिव्स CO2. तो यहां पे कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन. सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. इन टर्म्स ऑफ
oxygen. Clear? We are going to define these reaction in three ways. Okay, the very first way is defining these reactions in terms of oxygen, because इसका नाम ही oxidation. So gaining of oxygen is oxidation, and removal of oxygen या losing oxygen, gaining of oxygen is oxidation and removal of oxygen is, gaining oxygen is oxidation and removal of oxygen is reduction. ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. देखो, जैसे हमने देखा C plus O2 gives CO2, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था. तो यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन तो है ही, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन है. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर टाइप के रिएक्शंस में होते हैं. कॉम्बिनेशन में भी होंगे, डीकंपोजिशन में भी होंगे, डिस्प्लेसमेंट में भी होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी होंगे, एक्सोथर्मिक में भी होंगे और एंडोथर्मिक में भी होंगे. तो आप देखो यहां पे कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. क्लियर? तो इसमें एक ऑक्सीडेशन ही हुआ. बट इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में ही होते हैं. तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं. ये तो कॉम्बिनेशन था, एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए यहां पे एक ही चीज होगी, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन. देखो, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. CuO या Mg प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड है. Mg इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा, MgO प्लस Cu, ये बनेगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहां पे. This is positive radical, this is negative radical, so this is a salt of copper. Okay, here this metal is more reactive than the metal present in its salt, so this magnesium will displace this copper, form magnesium oxide and copper will be released. तो अब यहां पे देखो, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. क्लियर? बट CuO, कॉपर ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन चला गया, कॉपर ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन चला गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ यहां पे, रिडक्शन. क्या हुआ यहां पे, आप देखो, यहां पे अगर आपको पूछे विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीडाइज. और Cu में से, CuO में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो CuO का क्या हुआ, रिडक्शन. Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और CuO का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन निकल गया. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेनिंग ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो Mg ने ऑक्सीजन को गेन किया और CuO ने कॉपर को लूज किया, तो यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. क्लियर? सो पहला हमने रिएक्शन देखा, उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है. सो द पॉइंट इज, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यू विल सी दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे अकर साइमल्टेनियसली. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में ही होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है, पर कुछ कुछ में साथ में ही होता है. तो जिन रिएक्शंस में, क्या बोल रहा हूं मैं, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब इतना बड़ा नाम तो बोलेंगे नहीं, तो उसको शॉर्ट करके नाम क्या रख दिया है, redox reaction. The reactions in which
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, साथ में हो जाएगा, उनको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। हियर रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, आरईडी रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ओएक्स ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? इसी के पार्ट है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा, एक ही रिएक्शन में होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं आपकी बुक से पहले। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन दिस थिंग, ये सब कुछ लिख लो। लास्ट में इसमें पॉइंट क्या लिखना है? द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोज रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोला मैंने? द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दोज रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो और यहां पे लिखो पहले। ठीक है, अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। आपको ZnO का दिया, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पे ऑक्सीडाइज क्या, कौन सी चीज हुई? आप देखो, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ZnO को क्या हुआ? रिडक्शन। ZnO का क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर? सो राइट दिस एग्जांपल आल्सो। जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वहां पे रिडक्शन, जहां पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन। सो ये हमारा पहला वे था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने का। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, व्हाइल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। If oxidation and reduction reaction occur simultaneously, those reactions are termed as redox reactions. ये पहला वे याद रखना है, तो ये चीज लिख लो इतना। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कभी कभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। सो गेनिंग हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन गेन होता है तो वो रिडक्शन होता है। अगर हाइड्रोजन कहीं पे गेन होता हुआ दिखे आपको तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गेन होना चाहिए किसी में। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन गेन होने का मतलब अलग होता है, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पर हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जैसे पहले H2 है पर H2O बन जाए, तो यहाँ पे H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ये चीज नहीं बोलना है। हाइड्रोजन किसी में गेन हो रहा है तो वो क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गेन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गेन होने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन गेन होने को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो बात करते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे। देखो, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, दिस फॉर्म्स H2S। तो सल्फर में क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। सल्फर में यहां पे क्या ऐड हो चुका है? हाइड्रोजन। तो सल्फर का क्या हो गया यहां पे? रिडक्शन। क्लियर? इसके एग्जांपल्स आपको दिए ही नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए।
तो कोई भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट पे हाइड्रोजन गेन हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और हाइड्रोजन लूज हो तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। अब हाइड्रोजन के बाद इसमें कोई एग्जांपल्स आपके बुक में दिए नहीं है, तो अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो, गेनिंग हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में बताना हो तो कहीं पे हाइड्रोजन गेन हुआ, पे सल्फर में हाइड्रोजन गेन हुआ तो सल्फर का क्या हुआ, रिडक्शन। कोई एग्जांपल में हाइड्रोजन लूज हो रहा होता किसी में से, ठीक है, क्लियर। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप डिकम्पोज करो, मतलब हीट करो, तो अगर H2 और S रिलीज हो तो H2S में से हाइड्रोजन निकल गया तो H2S का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उल्टा लिख देते तो H2S का क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन निकल चुका है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन व्हाइल गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो आप ये लिख सकते हो। सेकेंड वे भी हमने देख लिया, अब बात करते हैं थर्ड वे की। In terms of electrons, gaining electrons is reduction while losing electrons is oxidation. Gaining electrons is reduction while losing electrons is oxidation. For example, हम एक एग्जांपल अभी लेते हैं, हमने जो लिया था Mg plus CuO gives MgO plus Cu। अब आप देखो यहां पे कि यहां पे Mg के फेज में ही है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने आयनिक बॉन्ड बना लिया। तो जब बॉन्डिंग होती है तो वो किस बेसिस पे होती है, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो कॉपर यहां पे कौन से फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, तो कॉपर ने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, ठीक है। कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो O2 माइनस, ठीक है। यहां पे Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, वो कॉपर एज इट इज। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जब कोई मेटल किसी के साथ कंबाइंड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज क्यों करेगा, वो तो एज इट इज रहेगा। यहां पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा, बट यहां पे Mg2+ है, तो यहां पे तो उसका क्या हो गया होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कितना हो गया होगा, 28। तो आप देखो Mg ने क्या करा है, MgO फॉर्म किया है। तो MgO फॉर्म किया है मतलब मैग्नीशियम ने एक्चुअली क्या किया है, Mg2+ बनाया है यहां पे, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। यहां पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम ने MgO बनाया, ठीक है। अब O के साथ बॉन्ड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स O को देने पड़ेंगे, क्योंकि O का एटॉमिक नंबर है 826, मतलब O को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 282, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इन दोनों में बॉन्डिंग कब होगी, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम के यहां पे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब रिएक्शन हुआ तो उसने ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको यहां से हटा के अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अभी हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात कर रहे हैं, तो जब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दिए, ठीक है, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है यहां पे उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ। बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं कि व्हेन एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे ऑक्सीजन ने क्या करा,
ऑक्सीजन के पास, यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या थे, O2 माइनस, उसके पास ये वाले ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, CuO वाले ने, अगर आप CuO वाला देखो यहां पे, तो यहां पे तो क्या है, गेन किया हुआ है, Cu को देखो, Cu के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज करे हुए थे Cu ने यहां पे क्या करा, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लिए। तो Cu के ने यहां पे कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हुए थे, और जब यहां पे आया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने उससे ले लिए, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, तो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स तो ले ही लेगा। तो कॉपर ने यहाँ पे कॉपर के कम इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कॉपर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, कॉपर ने क्या करा है, Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu फॉर्म करा है, ठीक है। तो जब भी गेनिंग होती है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जब भी लूज करता है वो तो उससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये चीज याद रखनी है आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आज ये थोड़े एग्जांपल्स पे आप ध्यान दो। इसके बाद वाला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो आज मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आज मैंने स्टार्ट किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एकदम, क्योंकि वो उल्टा चलेगा इससे। तो आज मैं वो स्टार्ट नहीं करता हूं, पहले आप ये लेक्चर को अच्छे से समझो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में तीनों बेसिस आप समझो, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे वाले टॉपिक पे जाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश गारंटीड एक्सरसाइज के साथ। ओके, सो राइट दिस थिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, एक और बार वीडियो देखो इससे रिलेटेड जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में एक दो और एग्जांपल देता हूं, तो पहले ये समझो, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करो। थैंक यू सो मच।